focused on mechanism of breathing, that is inspiration and expiration, right? And we have seen there which structures are responsible for causing inspiration and which are responsible for expiration. Now, it is a well-known fact that breathing is a compulsory and an involuntary process as a whole. Involuntary का मतलब हम जानते हैं कि involuntary मतलब जो autonomously होती है या फिर जिसको हम willfully नहीं करते, मतलब ऑटोमेटिकली होने वाली प्रोसेस, दैट इज व्हाट यू कॉल इनवॉल्यूंटरी. बट जैसा कि हमने पिछले फिजियोलॉजी के चैप्टर्स में भी हर जगह जहाँ पे भी है रेगुलेशन होता है वो पढ़ा है, जैसे कि रेगुलेशन ऑफ एक्सक्रीशन या रेगुलेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन. उसी तरह से ये प्रोसेस दैट इज ब्रीदिंग जो है वो भी एक रेगुलेटेड प्रोसेस है, भले ही वो इनवॉल्यूंटरी हो. इज इट ओके? अब रेगुलेशन जो है वो दो तरह का है, एक न्यूरल और दूसरा केमिकल. न्यूरल रेगुलेशन मतलब नो डाउट हमको नाम से समझ में आता है कि न्यूरॉन्स या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल्ड या रेगुलेटेड. इज इट ओके? और केमिकल रेगुलेशन मतलब केमिकल्स के थ्रू रेगुलेटेड एज द नेम सजेस्ट. तो एग्जैक्टली ब्रीदिंग का ये जो प्रोसेस है वो किस तरह से रेगुलेट होता है दैट वी नीड टू सी. और ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जो भी है उसके कौन से स्ट्रक्चर्स या कौन सा एरिया इस पर्टिकुलर प्रोसेस के रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट वी नीड टू सी अंडर द हेडिंग रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग प्रोसेस. जस्ट हैव अ लुक एट द स्लाइड. द हेडिंग एज यू कैन सी इज रेगुलेशन ऑफ respiration. Is it okay? Or you can say process of breathing. Okay. The first line itself says that it is controlled both neurally and chemically, means with the help of neurons and some chemicals that is present in blood. First we are focusing on neural regulation as it is the primary mode of regulating the breathing process. What is written in the first point? Have a focus. Normal breathing is an involuntary process, as we said, and an adult healthy human breathes around 12 to 14 times a minute. Now, don't get the logic कि हमारे हार्ट बीट्स जो है वो 72 टाइम्स पर मिनट है, तो ब्रीदिंग या सांस भी हम 72 टाइम्स लेते हैं. हम एक मिनट में अगर एक नॉर्मल कंडीशन या नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस है तो फिर हम कितनी बार एक हेल्दी पर्सन सांस लेता है? 12 से 14 बार. तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि हेल्दी अडल्ट पर्सन ब्रीथ्स अराउंड 12 to 14 टाइम्स अ मिनट, मीन्स 12 इंस्पायरेशंस एंड 12 एक्सपायरेशंस. और यही रेट, यही ब्रीदिंग का रेट छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स जिसे हम कहते हैं, उनमें काफी ज्यादा होता है, दैट इज 45 टाइम्स, अराउंड 45 टाइम्स अ मिनट. ठीक, आपने देखा होगा कि डॉग्स वगैरह जैसे एनिमल्स बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनमें ब्रीदिंग का जो रेट है वो ज्यादा होता है. हम में ये रेट अडल्ट पर्सन में सिर्फ 12 से 14 बार है, जबकि इन्फेंट्स में 45 या 45 बार एक मिनट के अंदर. दूसरी पॉइंट में आपको दिखता है कि ब्रेन में पर्टिकुलरली कौन से रीजन में, तो दो रीजन्स हैं यहाँ पे, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स वैरुलाई. हम ऑलरेडी नर्वस सिस्टम पढ़ चुके हैं तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पॉन्स वैरुलाई और मेडुला ऑब्लोंगेटा ये दोनों ही कौन से ब्रेन के कौन से पार्ट में आते हैं? हिंड ब्रेन. इफ यू रिकॉल, ब्रेन हैज 3 पार्ट्स, दैट इज फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. तो उसमें से हिंड ब्रेन या सबसे पिछले हिस्से में मेडुला ऑब्लोंगेटा जो कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ कंटिन्यूस होता है, और पॉन्स वैरुलाई जिसको हम ब्रिज भी कहते हैं, राइट, जहाँ पे सेरेबेलम होता है. तो इस पॉन्स रीजन और मेडुला रीजन में हमको वो न्यूरॉन्स या वो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स दिखते हैं जो कौन सी प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं?
ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन को। वो इसीलिए वहां लिखा है कि इन ब्रेन द रेस्पिरेटरी सेंटर कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इन द रीजन ऑफ मेडुला एंड pons. These respiratory centers regulate rates and depth of breathing, मतलब 12 से 14 टाइम्स पर मिनट, ये क्या हुआ, रेट, ठीक है ना। बट पर ब्रीथ अमाउंट ऑफ एयर टेकन और एक्सपेल्ड। रेट मतलब कितनी बार हुआ, लेकिन हर बार कितनी एयर ली गई या बाहर निकाली गई, इसको क्या कहेंगे, डेप्थ। दो अलग चीजें हैं, जोर जोर से सांस लेना और बार बार सांस लेना, ये दो अलग चीजें हैं। रेट मतलब कितनी बार सांस ली गई, और डेप्थ मतलब कितनी जोर से या कितनी अमाउंट ऑफ एयर ली या निकाली गई। दैट्स द थिंग, दैट्स व्हाई व्हाट इज रिटन, इट रेगुलेट्स रेट्स एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग, डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग। इज इट ओके, ठीक है ना। नेक्स्ट, जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, जैसा कि हम ऑलरेडी कह चुके कि रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन पॉन्स एंड मेडुला रीजन ऑफ द हिंड ब्रेन। तो उसमें 2 या 3 कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स हम मेंशन करते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है, ए डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, बी वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, राइट, और सी भी होगा जिसको हम कहेंगे न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये रहा तीसरा, ठीक। तो देखो फिर से हेडिंग्स देखो, सिर्फ पहला, पहला ए डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, दूसरा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और तीसरा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब इस डायग्राम पे फोकस करो, ये दिखेगा आपको न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये दिखेगा आपको पीछे होने की वजह से, मतलब ये देखो पॉन्स इधर है, इधर कंसिडर नहीं करना, ये डायग्राम में इधर पॉन्स है, तो ये अगली साइड हुई, ये पिछली साइड है ना, ये आगे वाली साइड, ये पीछे वाली साइड हुई कि आगे वाली, तो ये पॉन्स इधर है, तो ये आगे वाली मतलब वेंट्रल, और ये पीछे वाली मतलब डॉर्सल, ठीक है ना। मतलब इधर पीठ है और उधर सिर और उधर मुंह है। तो दिस इज व्हाट यू सी वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, दिस इज व्हाट यू कैन सी डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, एंड दिस इज व्हाट यू सी न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो ये था ए, ये था बी हेडिंग्स में, और ये था सी। These are the 3 major groups of neurons lying in pons, ये pons है, और ये मेडुला है, राइट। तो पॉन्स और मेडुला में प्रेजेंट 3 रेस्पिरेटरी ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स, दैट इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर, डॉर्सल एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, मिलकर क्या डिसाइड या रेगुलेट करते हैं, रेट्स एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग। हैव अ प्रॉपर लुक एट दिस diagram first, then we will again move on to the slides where we will individually discuss them. Is it okay? Now have a look at A, that is dorsal respiratory group. As you can see, it is located in dorsal or posterior part of medulla oblongata, where nerve impulses from this region स्टिमुलेट द मसल्स ऑफ डायफ्राम। सी, हम इससे पहले मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में पढ़ चुके हैं कि डायफ्राम की मसल्स मतलब मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन है, तो स्टिमुलेट द मसल्स ऑफ डायफ्राम टू कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम फ्लैट। ओके, दोनों को जोड़ो, ब्रीदिंग के प्रोसेस को और इसको। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के न्यूरॉन से जब सिग्नल जाता है तो वो जाता है डायफ्राम को या डायफ्राम की मसल्स को, जो उस डायफ्राम की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है और डायफ्राम को फ्लैट बनवाती है, ताकि
क्या हो सके, इंस्पायरेशन। एट द सेम टाइम यहीं से जाने वाले स्टिमुलस की वजह से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। याद करो कि डायफ्राम की मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इन दोनों मसल्स को हमने क्या कहा था, मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन। याद आया क्यों कहा था मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन? क्योंकि इन दो स्ट्रक्चर के मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इंस्पायरेशन होता है। तो आप देख सकते हो कि क्यों इंस्पायरेशन के समय पे ये दो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है वहां से सिग्नल इन तक जब जाता है तो इनकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसका ओवरऑल रिजल्ट दिखता है इन द फॉर्म ऑफ इंस्पायरेशन। सो हम याद क्या रखेंगे यहाँ कि डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स present in medulla oblongata that causes overall inspiration. Is it okay? Similarly, now have a look at what is written for ventral respiratory group. Ventral respiratory group की लोकेशन वहीं पे है जहां dorsal respiratory group है, मतलब medulla oblongata में, लेकिन आगे की तरफ है, इसलिए ventral respiratory group हम डायग्राम में देख चुके हैं। It is located in ventrolateral part of the medulla oblongata and nerve impulses from this region are for both inspiration and expiration। मतलब जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है उसमें खुद में दो ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं। ओके, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप में दो ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं, एक जो कंट्रोल करता है इंस्पायरेशन को और दूसरा जो कंट्रोल करता है एक्सपायरेशन को। आई फॉर इंस्पायरेशन, ई फॉर एक्सपायरेशन। और इसीलिए अगर सवाल आया या कोई चीज ऐसी आई कि व्हाट इज द फंक्शन दैट इज एसोसिएटेड विथ वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप एज फार एज रेगुलेशन ऑफ द ब्रीदिंग इज कंसर्न्ड, सो इट इज कंसर्न्ड विथ बोथ इंस्पायरेशन एज वेल एज एक्सपायरेशन। मतलब वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप के इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल गया तो इंस्पायरेशन होगा, एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स के थ्रू अगर सिग्नल गया तो एक्सपायरेशन होगा। ओवरऑल वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है वो इंस्पायरेशन एज वेल एज एक्सपायरेशन दोनों ही प्रोसेसेस या दोनों ही एक्टिविटीज एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप सिर्फ और सिर्फ इंस्पायरेशन से जुड़ा हुआ है। Have a look at this slide properly for both A and B. The third center is an individual and isolated center. Isolated in the sense it is not present in medulla but lies in pons. That is the region above medulla, as you know. This center is located in the dorsal part of the pons or pons varoli and it sends the signal to dorsal respiratory group। मतलब pons में present न्यूमोटैक्सिक सेंटर नाम के एरिया से सिग्नल कहाँ जाते हैं, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो कि खुद इंस्पायरेशन से जुड़ा हुआ है एंड इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स ऑफ वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स ऑफ वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप में दो तरह के न्यूरॉन्स हैं, इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी। तो यहाँ पे न्यूमोटैक्सिक सेंटर से जाने वाला इंपल्स डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप में जाता है और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप के एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स में नहीं जाता, सिर्फ इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स में जाता है, राइट। सो कुल मिला के न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो कि पॉन्स में लोकेटेड है वो क्या करता है, डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन मतलब सांस लेने की प्रक्रिया कितनी गहरी होगी, मतलब कितनी सांस हम अंदर लेंगे, डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन को रेगुलेट करता है इन बोथ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशन। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि अगर कंडीशन एबनॉर्मल है तो हम जोर जोर से सांस नहीं लेते,
हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, हाफते हैं, राइट। तो डेप्थ कम हो जाती है, रेट बढ़ जाता है। जबकि अगर हम किसी ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे बहुत रश है या बहुत जैसे बोलो माहौल ऐसा है कि सफोकेशन हो रहा है, तो हम वॉल्यूंटरीली क्या करते हैं, हम खुद होके क्या करते हैं, गहरी सांस लेते हैं, राइट, या ज्यादा से ज्यादा एयर अंदर लेते हैं। तो ये जो रेगुलेशन है वॉल्यूंटरीली या इनवॉल्यूंटरीली डेप्थ को मैनिपुलेट करने का, डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग को मैनिपुलेट करने का, वो इस सेंटर के थ्रू होता है, दैट इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर। दैट्स व्हाई इट इज रिटन कि दिस इंपल्सेस रेगुलेट्स डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन इन बोथ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशन। नाउ एक नोट यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये बात प्रूवन नहीं है, इट्स अ व्हाट यू से, इट इज assumed that there is a center line called apneustic center, okay, in the lower part of pons or in the upper part of medulla, whose function is not known completely, but it is supposed to function in association with pneumotaxic center for controlling depth of inspiration. diagram में apneustic center भी mention दिखता है हमको यहाँ, lower part of the pons and upper part of the medulla. As you can see, this center's function is not completely known, but it is supposed to function along with pneumotaxic center in order to regulate depth of respiration. That's what the discussion which is needed as far as regulation of the breathing or regulation of the respiration is concerned. You need to have a proper look at this diagram and focus on these three structures and their function: ventral respiratory group, dorsal respiratory group, and pneumotaxic center. As you can see in this discussion that during inspiration, when lungs expand, you know already why it expands. After particular एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ एक्सपेंशन के बाद जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स है वो क्या हो जाते हैं, दे गेट्स एक्टिवेटेड एंड सेंड द इंपल्सेस थ्रू वैगस नर्व। वैगस नर्व एक स्पेशल नर्व है, जैसे कि तुम जानते हो, इट्स द लॉन्गेस्ट नर्व, वैगस, राइट। इसको वैंडरर भी कहते हैं हम। टूवर्ड्स एक्सपायरेटरी, और ये मिक्स्ड है नो डाउट, मतलब सेंसरी इंपल्सेस भी कैरी करती है और मोटर इंपल्सेस भी कैरी करती है, दैट्स व्हाई मिक्स्ड। तो ये कहां से जा रहे हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर से वेगस नर्व के थ्रू इंपल्सेस जा रहे हैं कहां, एक्सपायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स लोकेटेड इन वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ मेडुला। उससे क्या होगा कि ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स की गया हुआ सिग्नल है वो क्या करवाएगा, एक्सपायरेशन, मतलब इट इनहिबिट्स इंस्पायरेशन एंड स्टिमुलेट्स एक्सपायरेशन। देखो होगा क्या, अगर लंग्स कंटिन्यूअसली एक्सपांड होते रहे तो लंग्स बर्स्ट हो जाएंगे, इसलिए एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद लंग्स का एक्सपांशन ना हो पाए, इस वजह से लंग्स में प्रेजेंट स्ट्रेच रिसेप्टर्स वेगस नर्व के थ्रू वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप में प्रेजेंट एक्सपायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को सिग्नल भेजते हैं, और इस वजह से ओवरऑल हमको देखने को मिलता है कि इंस्पायरेशन इनहिबिट होता है और एक्सपायरेशन स्टिमुलेट होता है, ताकि ये जो स्वोलन लंग्स है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। दैट इज व्हाट रिटन, एज एयर लीव्स द लंग्स बिकम डिफ्लेटेड, that is compress, and a new cycle of breathing is initiated, मतलब फिर से एक बार इंस्पायरेशन होगा। तो ये जो रिफ्लेक्स है स्ट्रेच रिसेप्टर्स का वेगस नर्व के थ्रू एक्सपायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स तक सिग्नल भेजना आफ्टर अ प्रॉपर पॉइंट और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ स्ट्रेचिंग, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसे कहते हैं हेरिंग-ब्रेउअर रिफ्लेक्स। इंपॉर्टेंट, हेरिंग-ब्रेउअर reflex is a reflex activity that is associated with prevention of lungs to expand beyond a particular
limit. That's what you call Hering-Breuer reflex. It is a rhythm that control depth and rhythm of respiration and also prevents lungs from inflating, means bursting, to the point of bursting. That's what written. Is it okay? This is important. Hering-Breuer reflex. It is related to bursting of lungs due to uncontrolled stretching. Okay. The last point in the neural regulation is the above respiratory centers are not just involuntary, therefore we can also voluntarily control the pattern of breathing. मतलब हम कुछ हद तक ब्रीदिंग को वॉल्यूंटरीली कंट्रोल कर सकते हैं हमारे विल के हिसाब से। जैसे कि हम चाहे तो ज़्यादा सांस अंदर ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ज़रूरत पड़ने पर ही ले, और अगर हम चाहें तो कुछ समय के लिए ही सही सांस को रोक भी सकते हैं, मतलब ब्रीदिंग को स्टॉप भी कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाट इज रिटन कि वी कैन वॉल्यूंटरीली कंट्रोल द पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग सो दैट water or any other irritating gases cannot enter the lungs। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर पानी में हम चले जाए या पानी के अंदर गोता लगाए तो हम नाक बंद करते हैं या सांस बंद करते हैं, तो ये वॉल्यूंटरीली करते हैं, लेकिन नो डाउट इसको हम अनलिमिटेड समय के लिए वॉल्यूंटरीली कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ओवरऑल ये एक इनवॉल्यूंटरी प्रोसेस है जो कि कुछ हद तक वॉल्यूंटरीली रेगुलेट हो सकती है। राइट नाउ अ स्मॉल थिंग आफ्टर दैट इज केमिकल रेगुलेशन। ठीक, केमिकल रेगुलेशन में एज यू कैन सी कि कुछ केमिकल्स या कुछ गैसेस ब्रीदिंग को रेगुलेट करती है या डेप्थ और रेट को चेंज करती है। जैसे कि अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए या प्रोटॉन्स की मात्रा बढ़ जाए, मतलब हाइड्रोजन आयंस की क्वांटिटी बढ़ जाए, तो ये दो चीजें एक्सेस ऑफ CO2 एंड एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयंस किसे स्टिमुलेट करती है? रेस्पिरेटरी सेंटर्स को। और क्या बढ़ाती है? इंक्रीजेस द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर आए और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले। ठीक, तो यहाँ पे ये CO2 और हाइड्रोजन क्या है? केमिकल्स है ना, गैसेस है, केमिकल्स है, जिसने रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट किया इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीदिंग। दैट्स व्हाई इट इज कमिंग अंडर केमिकल रेगुलेशन। ठीक, ये हम आगे भी पढ़ेंगे कि जैसे जैसे ब्लड में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, हाइड्रोजन आयंस की मात्रा भी बढ़ती है, जिस वजह से pH कम होता है। इसके इफेक्ट्स हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। जबकि जिस तरह का रोल CO2 और हाइड्रोजन आयन का है, ऐसा कोई भी रोल ऑक्सीजन का नहीं होता। मतलब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन घटने या बढ़ने की वजह से रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट या इनहिबिट नहीं होते। दैट्स व्हाट यू नीड टू नो अबाउट केमिकल रेगुलेशन ऑफ द ब्रीदिंग। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है या हमको समझनी है एज फार एज द टॉपिक रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग इज कंसर्न।